देखो विपुल, तुमको एक चीज बहुत बारीकी से समझना पड़ेगी कि आप गुलाम हैं। यदि आप इस बात को मानोगे तो फिर कोई जर्नी संभव है, नहीं तो हमको ये पॉलिटिकल सेटअप ने मूर्ख बनाया है। माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने आपको शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया है। इस बात को आप किस हद तक समझते हैं, किस हद तक महसूस करते हैं? सर 100% महसूस करता हूँ। ओके, तो इसको थोड़ा सा अपन खोलेंगे तो अपन को हर चीज का जो है इलाज इसमें मिल जाएगा। एक्चुअली में आपको स्वतंत्र नहीं किया गया। आपको ये मालूम होगा कि लॉर्ड एटली वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन यू गॉट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस। यू आर राइट? Is this correct or not? Correct? This is correct. 100%. So after the prime ministership, he himself visited India in 1956, and he was in Governor House, West Bengal, and Justice Chakravarti was the governor. Okay. So Justice Chakravarti inquired from Mr. Attlee that you won Second World War. Congress was almost defunct. Gandhi, Nehru, and everybody was afraid of being arrested, and they never wanted to be arrested. This is available on record in many books and many deliberations, right? Then why you granted India independence? This was the question, poking question. And then he added, is it because of Mahatma Gandhi or Nehru ji? Right? Then Attlee replied. What did he reply? The Attlee replied, not at all. The contribution of Mahatma Gandhi or Nehru, if at all, it is negligible. Right? Oh. Then, okay. Then why question arose? Then why you granted independence, right? So he cited 5 reasons for it. Number 1 reason was Subhash Chandra Bose. The second reason was Azad Hind Fauj, which was being prosecuted in Red Fort, and it was creating lot of halla bulla, and whole country was getting ignited. There was a third reason was that naval bases, they rose to the जो कहते हैं विद्रोह. Out of 24 bases, 22 went on strike. Okay. Youth were on warpath, right? And whole country was igniting. And if you see the military intelligence report and report of the integrated commander, Claude Auchinleck, right? He was the Englishman and integrated commander of Indian Armed Forces, headed by him. He wrote many letters to the Viceroy, right? And Mr. Bowell was Viceroy. So he impressed upon the situation is very ignited, it is burning, and I advise you not to prosecute Azad Hind Fauj, otherwise you will find it difficult to leave this country safely. Right? Under the pressure from MI and Lord Claude Chill, finally Viceroy Bowell, he dropped the idea of prosecuting Azad Hind Fauj. So अंग्रेज जो हर छोटी मोटी चीज पे किसी को भी फांसी पे चढ़ा देते थे, उसने जो है आजाद हिंद फौज का ट्रायल विड्रॉ कर लिया. ऐसे हालात थे, राइट? अंग्रेजों ने सोचा हुआ था कि हम 1948 में भारत को स्वतंत्र करेंगे, राइट? ट्रांसफर ऑफ पावर 1948 में होने वाला था, लेकिन जमीनी हालात के कारण
अंग्रेज जो है 1 साल पहले 15 अगस्त 1947 को ये करके भाग लिए, राइट। और लॉर्ड बॉबिल ने ओके इतना डरे हुए थे कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि जब यदि विद्रोह की स्थिति होगी तो चंद मुट्ठीबद्ध अंग्रेजों को लेके वो कैसे बचाएंगे, राइट, कैसे भागेंगे इंडिया से। दिस प्लान वाज सबमिटेड टू द लॉर्ड बॉबिल एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय हिम। ये दर्शाता है कि ये लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे, ट्रू राइट। तो जब अंग्रेज इतने डरे हुए थे उस समय हमारे गांधी और नेहरू इनकी हर बात मान रहे थे, इंक्लूडिंग पार्टीशन दिस दैट, राइट। आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर क्या बदमाशियां जिन्ना ने की, कितने लोगों का नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ और क्या क्या नंगा नाच हुआ, ये आपको मालूम है कि नहीं? ये Yes or मालूम no? है सर। इनफैक्ट एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने इसको बहुत हाईली पब्लिश भी किया था, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, रिगार्डिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के हालात थे तो आपको मालूम है जिसे रेड क्लिफ ने पाकिस्तान के रूप में जिस टेरिटरी को आइडेंटिफाई किया था वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, ये मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? नहीं और मालूम सर, आपको शायद ये भी मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि अंग्रेजों ने ये कहा था, सॉरी, मुस्लिम जो पाकिस्तान के फेवर में इन लोगों ने वोट दिया था, 95.4% मुस्लिम्स दे वोटेड इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग। दे फेवर्ड मुस्लिम लीग फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। इसका मतलब है कि दे वेर इन मेजॉरिटी, राइट। हिंदुओं ने तो पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए वोट दिया नहीं है। इसका मतलब है विदाउट नोइंग एंड स्टडी आई एम रेडी टू इंक्लाइन दिस इन्फ्लुएंस कि जो सो कॉल्ड आज जो पाकिस्तान है वहाँ हिंदू मेजॉरिटी में थे, राइट। ओके राइट। यस। तो जब हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया को आप पाकिस्तान बनाएंगे तो वहाँ पार्टीशन के समय नरसंहार होगा, उनकी संपत्ति के साथ लूटपाट होगी, ये अनुमान एक दूध पीता बच्चा भी लगा सकता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही है सर। नहीं लगा सकता है। तो फिर हमारे पूजनीय नेहरू जी ने वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए जिससे कि इंडिया से जो मुस्लिम हैं वो सुरक्षित पाकिस्तान जाए, उनको तो वैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया में, राइट। और ऐसे ही जो है जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो सुरक्षित भी आ सकें और जो चीज लाई जा सकती है या उसके एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है वो दिया जाए, राइट। ओके राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, लोगों को मरने के लिए मजबूर किया गया। लोग बाग जो है ना सर कटाई लाशों के बीच में कुछ जिंदा लोग इंडिया पहुंचे और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रयास जो है भारत सरकार ने नहीं किए। सर कुछ नहीं किया इनमें, आपको कश्मीरी पंडित वाले भी अच्छे से पता ही है। नहीं अभी विषय मत बदलो, अभी अपन जरा नेहरू जी के ऊपर ही थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है ना जी। तो इसमें सवाल ये उठता है कि नेहरू जी का ध्यान जो है वो सही मायने में उन मुद्दों पे नहीं था जो भारतीयों के लिए थे, राइट। उनके लिए ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। आपने गांधी फिल्म भी देखी है कि वर्किंग कमेटी में नेहरू को 0 वोट मिला, सरदार पटेल को 12 वोट मिले, 2 वोट कृपलानी को मिले और 1 वोट शायद और किसी को मिला था, राइट। और उन्होंने जो है सरदार पटेल को मजबूर किया कि आप जो है जवाहरलाल नेहरू के फेवर में जो है ना सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि नेहरू नहीं मानेगा। तो नेहरू इतना बड़ा देशभक्त था कि अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा जब उसे 0 वोट मिला है? तो सही बात है। नहीं मुझे आपने नेहरू वो गांधी फिल्म देखी है कि नहीं देखी है? देखिए सर। आपको याद है जब सरदार पटेल से कहा जाता है कि भैया
तुम सरेंडर कर दो इन फेवर ऑफ गांधी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नहीं मानेगा। नहीं, यस यस आई रिमेम्बर। हाँ ओके। तो ये इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे, इतने बड़े देशभक्त थे कि इन्हें सत्ता में काबज करने का ही एक वो था, और उन्होंने क्या क्या नंगा नाच किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या नाटक किया, और गांधी जी के साथ किया ये वो भी पता था, बहुत चीजें अब हुई हैं। गांधी जी के साथ किया कि नहीं किया वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन बाकी चीजें तो इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि बेचारा सुभाष चंद्र बोस के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल सर। अब सवाल ये उठता है कि आपको आजादी नहीं मिली, राइट, ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, और अंग्रेजों ने अपने द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू को ये पावर दिया, राइट। ओके। अब सवाल उठता है कि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए सभी नियम कानून, जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे, वो डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन के लिए थे क्या? नहीं तो फिर वो आपके ऊपर क्यों थोप दिए गए एज इट इज? तो ये तो बहुत बड़ा अंग्रेजों, डिबेट है अब दूसरी डायमेंशन पे अपन बात करें। दूसरी डायमेंशन है कि अंग्रेजों ने एक पुलिस बनाई थी 1861 के पुलिस एक्ट की के माध्यम से, जो 1857 की क्रांति के बाद बनाई गई थी, और ब्यूरोक्रेसी बनाई और जुडिशरी बनाई, और ये तीनों एलिमेंट भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाया था। हमारे माननीय नेहरू जी ने उस सेटअप को एज इट इज अडॉप्ट किया, जो कि लॉर्डशिप वाला था, राइट। भारतीय Yes, गुलामों पर जो है शासन करने के लिए जो लॉर्डशिप थी, वो इन तीनों के माध्यम से पैदा हुई थी, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थे। तो ये चीज भी आपके ऊपर थोप दी गई, राइट। अब बिल्कुल ठीक उसके ऊपर टॉप में बात करते हैं जिनको पावर ट्रांसफर हुआ, राइट, जो पॉलिटिकल सेटअप जिसको कहते हैं। ये पॉलिटिकल सेटअप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से उतारा गया, राइट। और उसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी जो है एग्जिस्टेंस में आई, और वो इतना फॉल्टी लेजिस्लेशन था कि उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन पार्टियों का जो है ना राष्ट्रीयता के बारे को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये पॉलिटिकल पार्टी का क्या डूज और डोंट होना चाहिए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो है इस व्यवस्था होने पर जवाहरलाल नेहरू का अपना खुद का जो है शासन खतरे में पड़ सकता था, इसलिए जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया, राइट। और आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये परिवार की कंपनियां बन गई हैं, प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, और ये डेमोक्रेसी की हत्या के लिए जिम्मेवार हैं, राइट। आज ओके। विपुल, आपकी हैसियत एक वोट देने वाली गुलाम की है। जिनको आप वोट दे रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और वो जो है चुने हुए भारत के लिए बेस्ट व्यक्ति भी नहीं है। उस बात पे अपन थोड़ी देर से चर्चा करते हैं, लेकिन अभी चर्चा अपन ये करते हैं कि जिनको आप चुन रहे हैं क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो पार्लियामेंट में जो है पार्टी भिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, ये जो टिकट बांट रही हैं, तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट बांट रही हैं, राइट। बिल्कुल सर। अपने नेताओं के बच्चों को टिकट बांट रही हैं। जाति और धर्म के आधार पर जो व्यक्ति जीतने की संभावना ज्यादा रखते हैं, ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को टिकट बांट रही हैं, योग्य नहीं अयोग्य व्यक्तियों को, राइट। बिल्कुल सर। और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो अपने लाभ के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है भी उनके लोगों को जो है ना अपनी पार्टी में ले रहे हैं, उन्हें पार्टी का टिकट भी दे रहे हैं, उन्हें मंत्री भी बना रहे हैं, और कई बार उन्हें पैसे भी दे रहे हैं।
ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है ना। अब नेहरू जी ने पूरी आबादी को 4 भागों में बांटा था। ये बात बड़ी समझने वाली बात है कि नेहरू जी ने पूरी आबादी को 4 भागों में बांटा था, राइट। पहला भाग वो था जिसमें विपुल और मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग थे, जिन्हें ये घुट्टी पिलाई गई थी कि भैया मैंने तुमको आजाद कराया है, लिहाजा वोट मुझे ही देना और किसी को वोट मत देना, राइट। ओके। तो वो हम लोग घुट्टी पिए हुए लोग थे, राइट। तो जी। दूसरे जो है ना कैटेगरी के वो लोग थे जिन्हें तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक के रूप में डेवलप किया गया, जो हर किसी से विदित है, किसी से छिपा नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही है। तीसरे तरीके के लोग भी, मैं भी मैथिली शरण गुप्त और विपुल जैसे लोग आएंगे, जो कि अपने लाभ के लिए जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी नौकरी हो, चाहे उनको जो है ना पद्मश्री मिल रहा हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, कुछ ना कुछ उन्हें लाभ मिल रहा है। दे आर शेयरिंग इन स्पॉइल्स, राइट। इसलिए वो सत्ता से चिपके हुए हैं। बिल्कुल। अब एक चौथी कैटेगरी की पब्लिक भी थी जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती थी। वो कहती है कांग्रेस को तो हम वोट देंगे नहीं, राइट। तो इनको हैंडल करने के लिए नेहरू जी ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, जो गुंडों की व्यवस्था थी, राइट। इसके दो हिस्से हुआ करते थे। पहला हिस्सा था कि जो लोग आपके फेवर के नहीं हैं, लठैतों के माध्यम से उन्हें घर से मत निकलने दो, वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। ओके। आप यूपी से हो, यूपी में आपने सेवाएं दी हैं, तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे तुमने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, यदि व्यक्तिगत सुना भी अनुभव है, देखा भी है। देखा भी है, ठीक है। देखा भी है सर। तो अब जो है, आप तो वोट देने के लिए निकल नहीं पा रहे हैं, और उनको अधिकार था कि वो कुछ भी करें, आप पे लठ बजाएं, आपकी हत्या कर दें, कुछ भी करें, ठीक है ना। बिल्कुल सही। और जो दूसरे तरीके के जो गुंडे थे, उनका काम था कि पोलिंग बूथ में जाकर उनको कैप्चर करो और उनमें बूथ कैप्चर, वोट yes। छाप दीजिए, राइट। बिल्कुल सही। इस बात से आप सहमत है कि नहीं सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ सर। अच्छा, फिर सौभाग्य से आ गए सेशन जी। तो उन्होंने जो है ये अधिकारियों का ये जो अपराधियों का रोल है, उसको लगभग नामुमकिन कर दिया कि नहीं कर दिया? जी, पीएम सेशन जी ने बहुत काम किया उस पर। हाँ, मतलब, और उसके बाद के लोगों ने भी अच्छा ही काम किया। आज भी जो बात है, तो कोई ऐसा नहीं है, लोग उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते ही गए, कम कुछ नहीं हुआ, राइट। जी। तो अपराधियों का जो रोल था, डंडे मार के और जो है लोगों को पोलिंग बूथ तक ना जाना और उनके उसको कैप्चर करना, अब टेक्नोलॉजी के कारण और ये नई व्यवस्था के कारण और मीडिया, सोशल मीडिया और उन सब के कारण अब संभव नहीं है? अब संभव है क्या? नहीं है, अब संभव नहीं है सर। तो फिर इन राजनेताओं ने उसका एक तरीका निकाला कि अपराधी बाहर से क्यों, हम अंदर से ही ले आते हैं। साला, तुम्हारी औकात होगी तो तुम उनको वोट ना दो, तुम्हारी औकात नहीं है, ये तो जेल के अंदर से जीतेंगे। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपराधियों को टिकट बांटने लगी। ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि ये अपराधी जेल के शिक्षों के अंदर से भी जीते हैं। सही बात है सर। ये तो ये 4 तरीके की घुट्टी पिला के जो है माननीय नेहरू जी ने 17 साल खुद भी शासन किया, और उसके बाद उनके बच्चों को भी शासन करने का भरपूर मौका मिला, राइट। बिल्कुल। और इमरजेंसी से हर चीज लेके हर चीज आपको ऊपर ला दी गई। तो क्या मैं इस बात में सफल हुआ हूँ ये सिद्ध करने में कि आपको आजादी नहीं मिली, पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ, वो गलत व्यक्तियों को हुआ, उन्होंने जो है आपके ऊपर गुलामियत थोप दी। आज आप ज्यादा बड़े गुलाम हैं। देखो, जब अंग्रेजों का शासन था तो भारतीय की इतनी औकात थी कि वो उनको चुनौती भी दिए और उनके जो है ना न्याय की ढकोसला के तहत वो हंसते हंसते जो है ना फांसी के फंदे पर भी चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? हाँ, बिल्कुल चढ़ गए सर। आज हम लोग इतने डरे हुए प्राणी हैं, जबकि वोट देने वाले हम गुलाम हैं, तो भी हमारी औकात नहीं है कि हम सत्य बोलें।
आज हम आप सभी लोग अप्रत्याशित भय से ग्रसित हैं कि यदि कोई सत्य हो तो मालूम नहीं हमारे ऊपर साला क्या कर देंगे ये लोग। सही बात है, ये भय है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो इस भय में आप पुलिस को ट्रेनिंग देके क्या कर लोगे? पुलिस तो जो है ना खुद सत्य है, गुलाम है। आम जनता वो तो इसके लिए ये जरूरी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो एनर्जी मॉडल लाए हैं उस एनर्जी मॉडल के तहत लोगों को जोड़ के बिना प्रचार के हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट तक पहुंचाना होगा। और फिर जो ये गुलामियत की व्यवस्था है, चाहे वो नियम कानून की हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की हो, उसे बदलना होगा। और लॉर्ड कोई नहीं होगा, इवन न्याय देने वाले भी लॉर्ड नहीं होंगे। न्याय देना उनका पदी कर्तव्य है। यदि वो गलत निर्णय लेंगे तो अकाउंटेबल होंगे, उन्हें कंपनसेशन देना होगा, जरूरत पड़ी तो जेल भी जाना पड़ेगा। यदि उन्होंने दुष्टता से भ्रष्टाचार करते हुए बदमाशियां की हैं तो उन्हें जेल जाने की भी व्यवस्था होगी। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये तब संभव होगा जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के नियम कानून बनाने की क्षमता हासिल करें। आपको अपने दिमाग से वो बात निकाल देना चाहिए कि आप जो है किसी प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से यदि परिवर्तन ला पाएंगे तो ये सिर्फ मूर्खता है और अज्ञानता है। और हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है, जो धारणा कर रहा है, करता रहे। वो केवल जो है खुद और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को एनर्जी के माध्यम से जोड़े। क्योंकि आज के जो लोग जीत रहे हैं वो ड्रामा करके जीत रहे हैं। वो बसें भेजते हैं, लोगों को जो है ना इकट्ठा करते हैं। जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें जो है वो वहाँ के वोटर भी नहीं होते हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें 500 रुपए जो है वो दिया जाता है, पैसे बांटे जाते हैं, खाना बांटा जाता है, खाना बांटा जाता है। तो ये तो जो है सिर्फ एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि वो पॉपुलर हैं, जबकि हकीकत ये है कि ना तो वो योग्य हैं ना ही वो पॉपुलर हैं। और आप अपने ही खुद की सूची बना लीजिए, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों में ऐसे कितने लोग हैं जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ ये हमारे प्रतिनिधि होना चाहिए, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग हैं लेकिन वो 10% में सिमट जाएंगे। 90% लोग जो है वो जो है इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। राइट? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही है। तो फिर हमें नई व्यवस्था लाना पड़ेगी जो क्राइम फ्री भारत की है, कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो। क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजिकल मॉडल जो है पब्लिक और उसको टेक्नोलॉजी को जोड़कर अकाट साक्ष्यों को के साथ 15 दिन में चालान सुनिश्चित करें, वो भी सबसे ऑर्डिनरी मूर्ख पुलिस ऑफिसर के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है। और 1 महीने के अंदर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज से बेहतर जो है ट्रायल करते हुए, वो भी सब लोग अपने अपने घर से, और जिसमें कि ना तो वकीलों की संख्या कम प्रॉब्लम आएगी ना जजेज की, क्योंकि उन्हें सेक्शन 13, 18 एंड 21 के तहत स्पेशल जजेज वगैरह बनाया जाएगा। सभी को जो है एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और हम जो है 30 दिन में न्याय दे पाएंगे। और इसके बाद जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम होगा, तो सर्टेनिटी के साथ प्रिवेंटिव मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और लोगों को अपराध करने के पहले, जब वो अपराध करने निकलेंगे, उसी समय हम उनको गिरफ्तार अपने चुने हुए स्थान पर अपनी चुनी हुई स्ट्रेटेजी से कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सब बहुत आ रही है। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा नोट समरी लिखूंगा अपने हाई कमांड को कि आपको एज अ गेस्ट लेक्चरर वो एक वेबिनार कराए। बिल्कुल, ताकि लोगों को थोड़ा सा ये जो एक्चुअल जो हमारा चीजें हैं, मतलब एक आपके डायमेंशन से या जो एक्चुअल डायमेंशन है उससे देख सके, जैसे वो अभी आंख बंद करके चल रहे हैं। देखो आज जो है, जो उदयपुर में हुआ है, जो है ना बहसीपन से लोगों का हत्या कर दी, निंदा से काम चलेगा नहीं। हम नियम कानून में सेक्शन 303
2C जो है ना को जोड़ें और इसको बहुत ही जघन्य अपराध बनाएं, राइट। बिल्कुल इसमें जो है ना मिनिमम 20 या 25 साल की सजा रखी जाए, राइट। संपत्ति जब्त करने का प्रावधान रखा जाए और जिन आकाओं ने उनको सिखाया है, गलत चीजों का ब्रेन वॉश किया है, उन सबको भी सह अपराधी बनाया जाए। तो इसके साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं कि इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे, मूर्ख बनाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, और उनको शासकीय ऐड नहीं मिलना चाहिए, उनको शासकीय पद नहीं मिलना चाहिए, और उन्हें जेल में सड़ने की व्यवस्था पैदा करना पड़ेगी। और इसके लिए छोटे छोटे कानून से काम बन जाएगा, बिल्कुल सर। राइट। और फिर जो है हम 45 डेज में जो है ना उनको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। और जनता को देखिए, आपने सब चीज जो है ना पुलिस सेंट्रिक कर दी है, पुलिस को ही ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, वो सीधा काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो जो है ना इन राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, राइट। 2006 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक माइलस्टोन जजमेंट दिया आर्टिकल 142 के तहत। अब आप ये बताइए कि उस जजमेंट से अपेक्षा की गई थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस से 0 हो जाएगा। आज 16 साल निकलने के बाद मैं ये महसूस करता हूं कि सिपाही से लेकर डीजी हर कोई केवल पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होता है, राइट। और वो तब तक अपने पद पर रह पाता है जब तक पॉलिटिकल मेहरबानी उसके साथ होती है, राइट। बिल्कुल ठीक सर। और उनका अब जो कंट्रोल है वो फुल एंड कंप्लीट हो गया है। और यही कारण है कि जो नंगा नाच पुलिस कर रही है अपने पॉलिटिकल आकाओं के, उसमें वो सबके सामने रोज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें पुलिस को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। और आज के नियम में एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है। उसे सेक्शन 42(3) के तहत अरेस्ट करने का अधिकार भी है, राइट। अब उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके और हथियारों का जो है ना एक सेंट्रल पूल बनाया जाए कि जो भी जिसको हथियार की जरूरत हो वो हथियार ले, ट्रेनिंग है उसको, जाके जो है ना कानून वो जो है अपराधियों को पकड़ने में अपनी भूमिका निभाए, और अपराधियों को पकड़ेगा तो उसको रेवेन्यू भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। ऐसी सक्षम व्यवस्था होगी तो फिर किसी को जो है बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। नियम कानून में जो है ना ऑलरेडी ये व्यवस्था है कि कब जो है आप अपने डिफेंस को, सामने वाले को की हत्या तक उसको ले जा सकते हो। तो आज के दिन भी खुद की जान की रक्षा करने के लिए, दूसरे की जान की रक्षा करने के लिए, खुद की संपत्ति की रक्षा करने के लिए, दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने के लिए आप जो है किसी की मौत कारित कर सकते हैं। ये आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑलरेडी सेक्शन 100 के तहत आपको मिला हुआ है आज, राइट। लेकिन एक आम आदमी क्या इसको क्रियान्वित करने के लिए सक्षम बनाया गया है? तो हम आम आदमी को ट्रेनिंग दें, हथियारों का पूल दें, जिसको जो भी जो है ना इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहता है वो एक एप्लीकेशन लगा के वेपन अपने नाम पे इशू करा सकता है, उसे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आप देखिए कौन किसका गला काटता है, किसके बाप में औकात है कि वो गला काटेगा। वो गला काटने की बात करेगा, सामने वाला उसे साला उसी समय शूट कर देगा, और वो भी नियम कानून के तहत करेगा। तो हमें अपनी व्यवस्था को पूरा बनाना है। हम इन नेताओं की ढकोसलापंती से हमें बाहर निकलना होगा। यह योग्य व्यक्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी मुझसे संवाद करने आ जाए, मैं पूरा जो है उसको यदि अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसकी बात मान लूंगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमें जो है ये नई व्यवस्था स्थापित करना होगी। तो आप जो है ना कहिए उनसे मुझे बुलाएं, आई विल बी टू हैप्पी। यदि मुझे कोई औपचारिक भूमिका भी वो देना चाहते हैं तो आई विल बी टू हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। और उनसे कहिए कि क्राइम फ्री, उनसे कहिए लिंक्डइन प्रोफाइल उनके साथ शेयर करता हूं आज ही। हाँ, और उनसे क्राइम फ्री भारत के 1300 वीडियो भी शेयर करने के लिए कहिए, उसमें सब कुछ कहा गया है। बिल्कुल और डंके की चोट पे कहा गया है, बिल्कुल, है कि नहीं? तो हम जब तक जो है
डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, तब जब तक हम जनता को इनेबल नहीं करेंगे, जब तक हम पुलिस को, नियमों को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तो वो खुद के लिए और इन राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार करेगी। और ये जो है ना, न्याय का ढकोसला जैसे अंग्रेज करते थे, वो आपके सामने करते रहेंगे। आपकी सिर्फ जो है ना एक ही स्थिति है कि आप झेलिए। तो बात आप समझ रहे हैं? यस सर। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और चलिए, ज्यादा एग्रेसिव होके भिड़िए, जिससे कि हम जो है 2024 में इन व्यवस्थाओं को बदल पाएं। यही एक तरीका है। श्योर सर। मैं भोपाल आऊंगा। हाँ, जल्दी। मैं भी यहाँ पूजा करने आया हूँ उज्जैन में। ठीक है। तो मैं अपने वापसी में सब मिलता जाऊंगा आपसे ब्लेसिंग देने। जरूर आइए, लेकिन कुछ करिए। ब्लेसिंग जो ना खाली पी लेना, जो आपके काम आए ना हमारे काम आए, ऐसा ब्लेसिंग से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम समाधान दाएं बाएं ना देखें, हम समाधान वहां देखें जहां समाधान बैठा हुआ है। समाधान केवल एक ही रास्ते से आ सकता है, वो है संविधान में नियम कानून बदल के, संविधान में व्यवस्था को बदल के, और खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था और वो सब चीजें, फंडे जो हम कह रहे हैं, उन फंडे जो कि हम आजकल हर जो है अपने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सब डिटेल हर वीडियो में लिख रहे हैं, राइट? तो उसे बारीकी से पढ़िए और आओ हम सब लोग मिलके नए भारत की इबादत लिखें। बिल्कुल सर। है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।